ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे धीरे अपने चेहरे के पास लेके आए। अपनी आंखों को धीरे धीरे करके ओपन करें। हाँ जी, चैंटिंग करते हैं, सॉरी प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस वर्ष योगा नेट जीआरएफ पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। ओम शांति शांति शांति। बताना स्क्रीन मेरे को दिखाई दे रही है आप सभी को? हाँ मैम, सही है मैम। जी मैम। चलो बढ़िया, अच्छे से समझते हैं अब हम। ठीक है, कल वाली क्लास में आपने देखा होगा हमने थोड़ा सा बेसिक क्लियर किया था। ठीक है, आज हम टाइप से शुरू करेंगे डायरेक्ट। इवैल्यूएशन क्या होती है? प्रोसेस होती है जिसके दौरान आप क्या, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, कॉन्टिन्यूअस चलती है, जिसके अंदर कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रिएट करते हो। ठीक है, चीजें समझने की कोशिश करते हो सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, हमने फिर करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, है ना। कंप्रहेंसिव नेचर का होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक मेजरमेंट में, असाइनमेंट में, इस टॉपिक में, मेरे को भी बता दो, क्योंकि हम अभी ऊपर है ना, तो हम रिवाइज कर लेंगे दोबारा से। मेजरमेंट हो जाएगा ये, असेसमेंट। ठीक है, हम बात कर रहे थे टाइप। फंक्शन हमने देख लिया था क्या थे। फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं हमें, है ना, मोटिवेट करने का काम करते हैं। बेटर गाइडेंस हमें इवैल्यूएशन के थ्रू मिलती है। रेमिडिएशन मतलब होता है कि आपको बताते हैं कि किस एरिया में आप वीक हो, है ना, आप अच्छे से उस एरिया पे उपचार कर सकते हो, अपना उस एरिया को ठीक कर सकते हो। फैसिनेट लर्निंग, करिकुलम को रिवाइज करता है। डिसीजन मेकिंग होता है। इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन होता है, भाई एक इंस्टीट्यूट का दूसरे इंस्टीट्यूट से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। पेरेंट्स को हम क्या देते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट किससे पॉसिबल है? जब तक आप बच्चे को इवेलुएट नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका किस फील्ड में वो स्ट्रॉन्ग है, किस फील्ड में वो वीक है। तो पेरेंट्स को आप क्या बताओगे? कुछ नहीं बता पाएंगे ना हम। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इवेलुएशन हमारे लिए जरूरी है। तो इसके फंक्शन थे कुछ। तो टाइप ऑफ इवेलुएशन में ना, केवीएस मैदान में डायग्राम गिवन है, वो डायग्राम देखना आप अच्छे से। तो सबसे पहले हम अप्रोच के बेस पे देखते हैं बच्चों क्या है। अप्रोच के बेस पे ना ये दो टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव और क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। मैं भी निकाल लेती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, क्या क्या होता है? दो टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव होता है एक, और दूसरा क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, अप्रोच के बेस पे। तो क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आता है, मैंने कल बताया था आपको, क्वांटिटेटिव के अंदर आते हैं नंबर। ठीक है, और क्वालिटेटिव के अंदर क्या आता है, नंबर नहीं आते, बस थ्योरी आती है। एक तरीके से आप ऑब्जर्व करते हो, थ्योरी की फॉर्म में आप किसी को इवेलुएट करने का काम करते हो, उसमें नंबर नहीं दिए जाते। ठीक है, देखो इसके हम देखते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में इवेलुएशन की कुछ टेक्निक होती है जिनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। उसमें रिटन एग्जामिनेशन से भी आप बता सकते हो, ओरल एग्जामिनेशन में भी आप नंबर दे सकते हो, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, जैसे हम योगा के अंदर करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, या साइंटिफिक तरीके से जो भी चीजें बच्चे साइंस वाले बच्चे करते हैं, हर फील्ड में होती है ना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जहाँ पे नंबर दिए जाते हैं, यहाँ पे भी नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पे भी नंबरों की बात होगी, और यहाँ पे भी किसकी बात होगी, नंबर की बात होगी। ठीक है, अब इसी प्रैक्टिकल में अगर नंबर ना दिए जाए, सिर्फ डेमोस्ट्रेट कर दिया जाए, नंबर नहीं दिए, बस सिर्फ आप उसको, उसकी पोजीशन को देख के, अगर सिर्फ नंबर के बेस पे कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव। और अगर नंबर नहीं दिए, सिर्फ हमने क्या बोला कि भाई तो ये आसन करके दिखा, और हमने उसको ऑब्जर्व किया कि उसने वो आसन सही किया या गलत किया है। अगर मेरे को लग रहा है जो मैंने सिखाया था उसने उसी तरीके से उस आसन को किया है, तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई हाँ ठीक है, तेरी लर्निंग अच्छी हुई है और तूने ये चीज सीख ली। तो वहां पे वो चीज हो जाती है क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में नंबर मायने रखते हैं, क्वालिटेटिव के अंदर नंबर नहीं होते, थ्योरी पोर्शन काम करते हैं आपका। तो क्वालिटेटिव के अंदर कितनी टेक्निक्स आती है आपकी, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते हो आप, इंटरव्यू लेते हो। ठीक है, इंटरव्यू में आप रिटर्न लिख सकते हो उसने जो जो क्वेश्चन आंसर दिया जिस तरीके का।
ठीक है। और साथ में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हो, और फिर उसको आप इंटरव्यू, दोनों चीजें होती है देखो, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू एक साथ चल सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक अलग तरीके से आप ऑब्जर्व करते हो किसी को जाके, किसी पर्सन को जाके, कि जो इसने मुझसे सीखा था क्या अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा, ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हो आप। इंटरव्यू, अकेला इंटरव्यू ले सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन लिखे हुए 4-5, और उन क्वेश्चन के आपने आंसर पूछे, और उन आंसरों से आप पता लगाते हो कि ये सेटिस्फाई आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन साथ में भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के साथ इंटरव्यू भी हो सकता है, इंटरव्यू के साथ ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, कि आप इंटरव्यू ले रहे हो साथ में उस बंदे को ऑब्जर्व भी कर रहे हो कि उस इंटरव्यू के दौरान वो किस तरीके से अपने क्वेश्चनों के आंसर दे रहा है, ठीक है, उसका बैठने का तरीका क्या, उसको घबराहट हो रही है, वो अपने हाथों को फोल्ड करके बैठा है, या वो आंखें नहीं मिला पा रहा, या वो गुस्से में, किससे आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हो एक पर्सन को। तो ये क्वालिटेटिव टेक्निक में आता है। चेकलिस्ट में आता है कि जिसके पास, आपके पास ना दो ऑप्शंस होते हैं, लाइक यस या नो की फॉर्मेट में होगा, ठीक है, यस पे क्लिक करो या नो पे क्लिक करो, राइट या रॉन्ग होगा, ठीक है। वो चेकलिस्ट में आता है कि किसी एक चीज पे आपको क्या करना है, टिक लगा देना है कि हाँ यस या फिर नो, ठीक है। फिर आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल पे क्या होता है, इसमें ना जैसे अरेंजमेंट मिलती है आपको, जैसे हम पुअर से कहाँ की तरफ जाते हैं, एक्सीलेंट की तरफ जाते हैं, पुअर आएगा, फिर गुड आएगा, वेरी गुड आएगा, और एक्सीलेंट आएगा, है ना, एक पैटर्न में जाते हैं। कि अब आप बताओ इनमें से आप किस, अब मैं आपको ये बोल दूं कि आप बताओ मेरी टीचिंग स्किल्स में आपको कैसी लगती है, मेरी टीचिंग स्किल्स आपको कैसी लगती है, जैसे हमने अभी वो भी किया था ना, बच्चों से पूछा था, तो मैं बोलती हूँ एक तो पुअर, बहुत बेकार, ठीक है, एक मैं बोल दूं गुड, एक मैं बोल दूं वेरी गुड, एक मैं बोल दूं एक्सीलेंट, ठीक है। तो कोई बोलेगा पुअर, कोई बोलेगा गुड, कोई बोलेगा एक्सीलेंट, है ना। तो इससे भी मैं चेक करती हूँ कि आप अगर आपने पुअर बोला है तो मैं क्या देखूंगी कि भाई मेरी टेक्निक में कमी है और आपके समझने में भी दिक्कत है, दोनों चीजों में प्रॉब्लम है, तो मेरे को दोनों पे काम करना है, कुछ मेरे अंदर कमी है, कुछ आपके अंदर कमी है, क्योंकि आपको क्या पता, मेरे को ऐसा लगता हो कि मैंने बड़े अच्छे से करवाया है लेकिन आपको वो चीज समझ नहीं आई, वो आप क्या पता, आपका मैं कुछ हाई लेवल पे करवा रही हूँ, आप थोड़ा क्या पता लो लेवल पे समझने वाले हो। तो इस तरीके से मेरे को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेटिंग स्केल पे काम होता है। रेटिंग स्केल मतलब होता है कि आप एक पैटर्न में जाते हो, 4-5 ऑप्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो। ये होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, हमने कल पढ़ा था जैसे, इसमें ना आप सारा डेटा लिखते हैं एक बच्चे का, एक बच्चे ने क्लास में, मतलब रिटर्न फॉर्म में होता है, नंबर की फॉर्म में नहीं होता, जैसे रिपोर्ट कार्ड के नीचे नहीं लिखा होता है कि वेरी गुड, आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में अच्छा है, इसमें वीक है, रिटर्न होता है, और उसको हम साल दर साल क्या करके रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, एज ए स्कूल में वो आपका रिकॉर्ड रहता है कि भाई ये बच्चा इस एक्टिविटी में भी अच्छा था, इसमें बुरा था, इसमें ये कमी थी, एक बच्चे का फुल रिकॉर्ड रखते हैं हम अपने स्कूल के अंदर। ये आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? जी मैम आ रही। यस मैम आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ इवेल्युएशन, किसके बेस पे, इंस्ट्रक्शन के बेस पे। किसके बेस पे कर रहे हैं हम, इंस्ट्रक्शन के बेस पे। थोड़ा समझना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, अच्छे से समझना, ना समझ आए तो मेरे को तुरंत बोल देना कि हमें ये चीज समझ नहीं आई, दोबारा समझाओ, क्योंकि इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो देखो प्लेसमेंट इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है बच्चों, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जो देखा जाता है, मान लो मैं क्लास में एंटर करती हूँ, तो मैं क्लास में क्या देखूंगी कि बच्चों को पहले नॉलेज कितनी है, उसकी चेक करती हूँ कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ाना है, और ये चेक करूंगी कि आपको उस टॉपिक के बारे में प्रीवियस नॉलेज कितनी है, आपको कुछ पता है, मेरे को कहाँ से शुरू करना चाहिए, बिल्कुल 0 पॉइंट से शुरू करूँ या बीच में से भी आपको समझा सकती हूँ। मतलब जो एंट्री बिहेवियर के लिए, किसी भी क्लास की स्टार्टिंग में एंट्री बिहेवियर के लिए जो काम करता हो, बुक में ना अंडरलाइन कर लेना, आपका बुक में केवीएस मैदान में ये एंट्री बिहेवियर का वर्ड मिलेगा, ये जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट में मिलेगा कि प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए, ज्यादातर ये होते हैं किसी भी सेशन की स्टार्टिंग में जो किया जाता है। अब मान लो कि जैसे सपोज करो
कि आपको ना किसी एक मैडम ने कोई यूनिट करवा दी, कोई भी यूनिट करवा दी, जैसे कोई एग्जांपल दो, फटाफट बोलो कौन सी यूनिट का एग्जांपल लें। मैथ्स। चलो ठीक है, आपको मैथ्स करवा दिया किसी ने भी, ठीक है, और फिर क्या बोल दिया कि भाई ना अब टीचर्स हम एक्सचेंज करेंगे, अब आपको मैथ्स की रिवीजन एक दूसरी टीचर करवाएगी, ठीक है। ये लगा लो अगर मैं आती हूँ, मेरे को अब मैथ्स करवा, आपने एक बार मैथ्स कर लिया ऑलरेडी, और मैं फिर आपको मैथ्स करवाने के लिए आ रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं आपसे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, मेरे को पता लगना चाहिए ना कि आप मैथ में किस लेवल पे हो। तो मैं जो स्टार्टिंग में आपको आपको परखने के लिए जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, जो चीज मैं स्टार्टिंग में कर रही हूँ, वो बोलते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपको ये बताएगा, जो मेरे को ये बताएगा कि आप इस फील्ड में कितने आगे तक आए हो, आपकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करूंगी मैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी टीचिंग लर्निंग को ऑर्गेनाइज करूंगी कि इनको इतना पता है, मेरे को बस आगे इस चीज पे काम करवाना है, ठीक है। तो वो होता है प्लेसमेंट इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है भाई, देखो, अब जो इंटरनल होता है बीच में, अब एक चैप्टर मान लो, मेरे 6 चैप्टर अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है, अब मैंने आपको एक चैप्टर करवा दिया, मैंने एक चैप्टर का टेस्ट ले लिया, वो क्या है आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। जो क्लास के बीच में जो मंथली टेस्ट होते हैं, जो यूनिट टेस्ट होते हैं, या जो एक महीने में 4 टेस्ट, जिस तरीके से भी आपको जो बीच में टेस्ट होंगे ना, ये पता करने के लिए भी जितना हमने किया है उतना आपको समझ आया है कि नहीं आया, ठीक है। जो बीच में चलता है, ये तो स्टार्टिंग में होगा, ये कब होगा, बीच में। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है आपका, ड्यूरिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम के साथ में, जब प्रोग्राम चल रहा है ना, उस दौरान जो टेस्ट लिए जाते हैं आपके, वो होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक, अब देखो सुनो मेरी बात, मैंने आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ले लिया, मैंने आपका टेस्ट ले लिया टीचिंग एप्टीट्यूड का, फिर मेरे को पता चला कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे बच्चों के नंबर कम आए हैं, फिर मैं उसको पता लगाने के लिए कि भाई क्या कमी रही है, डायग्नोस इवेल्युएशन, डायग्नोस का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। अब मैं उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो इवेल्युएशन करूंगी ना आप लोगों का, वो होगा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ये इसके बाद होता है, पहले मैंने प्रोग्राम में क्या लिया, टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद मैंने ये देखा कि भाई आप के अंदर क्या कमी है, कितनी चीज पे आपके अंदर क्या, किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है आपको, फिर उस दिक्कत को दूर करने के लिए जो मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ ना, जो आपको मैंने करवाया है या जो मैंने पता लगाया है, वो होता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोस करना। ये इसके बाद किया जाता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बाद, ठीक है। मैं डायग्नोस करने की कोशिश करती हूँ कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। एक बार तो मैंने फुल टेस्ट ले लिया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, फॉर्मेटिव में आ गया, अब उसमें मैंने देखा कि नंबर बच्चों के कम आए, 2 बच्चों के नंबर ना बहुत कम आए, 2 के, ठीक है। तो मैंने उन दोनों से पूछा कि बताओ कहाँ क्या दिक्कत आ रही है आपको, किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आपके नंबर कम क्यों आए। तो वो जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ ना, आपको जज करने का, जो इवेलुएट करने का काम कर रही हूँ, आपको पता लगाने का काम कर रही हूँ कि आप किस फील्ड में वीक हो, तो वो कहलाता है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। फिर आता है समेटिव इवेलुएशन। समेटिव इवेलुएशन होता है आपका फाइनल, जो एक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है पूरा। अब मान लो अगर आपका यूजीसी नेट का सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा पेपर रखेंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, पूरे पेपर का टेस्ट। जैसे यूजीसी नेट में पेपर दिया जाता है, उसी तरीके से आपको एग्जाम देना होगा। जो आप अपने हर क्लास के बाद जो फाइनल एग्जाम देते हो ना, वो आता है आपका समेटिव इवेलुएशन में, कि फाइनल किया जाता है, ये सब लास्ट में होता है, कोर्स के कंप्लीट होने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है आपका। ये होगा आपका, क्या था, टाइप ऑफ इवेलुएशन, किसके बेस पे हमने किया, इंस्ट्रक्शन के बेस पे किया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे था क्या ये सारा, मेरे को पता नहीं था, यहाँ लिखा हुआ है, अरे यार देखो, पढ़ लेना आप, समझ आ जाएगा अब आपको। ये वही चीजें लिखी हुई है, एंट्री बिहेवियर पे काम करता है ये, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर, कि क्या हम इस प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग टीचर अपना क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। बिफोर टीचिंग स्टार्ट, क्लास में पढ़ाने से पहले जो वो आपका इवेलुएशन करता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट इवेलुएशन। फॉर्मेटिव इवेलुएशन के अंदर क्या होता है, जो इंटरनल होता है, जो बीच में करवाया जाता है, क्लास के बीच में जो आपका होगा,
ठीक है, जो आपके टेस्ट लिए जाते हैं, मंथली टेस्ट हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, ये जो टेस्ट होते हैं फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट को कि आपने उस टॉपिक में कितनी सक्सेस ली है, कितना आपने फेलियर हुआ है, और जो भी कमी रही है उस कमी को फिर पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये पढ़ लेना, जो मैंने अभी बोला है ना, बोल बोल के जो आपको बता दिया, वो सारा यही चीजें लिखी हुई है। देखो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर क्या है, अब मैंने क्या बताया कि भाई जब आपने फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया था, ये कौन से वाला था, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, हाँ प्लेसमेंट वाला तो सबसे पहले वाला था। डायग्नोस्टिक टेस्ट वो ज्यादा डिटेल में होता है, ज्यादा कमी, अब वो तो आपने बता दिया कि भाई ये आपने टेस्ट दे दिया टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसके बाद जो कमी मेरे को पता लगाने की आपकी कहाँ पे कमी रहती है, वो टेस्ट कहलाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर मैं आपको पता लगाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए हमें ये पता लगता है कि हमारे प्रोग्राम में क्या दिक्कत आ रही है, पिन पॉइंट पे हम जाते हैं। मैं बच्चों से पूछूंगी जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, क्या चीज नहीं आपको समझ आई, तो वो क्या कर रही हूँ मैं वहां पे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर रहे हैं हम। और समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, जो आपके लास्ट में फाइनल एग्जाम में लिया जाता है, जो आपका जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है ना, कंप्लीट ऑफ कोर्स, कोर्स से कंप्लीट होने के बाद जो इवेल्युएशन किया जाता है वो समेटिव इवेल्युएशन होता है। देखो टाइप ऑफ इवेल्युएशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रेफरेंस, समझ आ रहा है आप सभी को, बोलना कोई भी एक हाँ या ना। Yes, ma'am. चलो हाँ जी, ध्यान से समझना। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन क्या होता है, नॉन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन क्या होता है। रेफरेंस के बेस पे होता है ये, मैं आपको बताती हूँ, देख लेते हैं पहले एक बार, इसकी थ्योरी तो नहीं है, अच्छा अच्छा चलो सुनना मेरी, ये बिल्कुल एज इट इज जो मैं बातें बोलूंगी ना केवीएस मैदान की बुक में लिखी हुई है, आप वहां से पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे क्या होता है, यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो यूजीसी नेट का, ठीक है, हमारे पेपर में क्या होता है कि आपकी एक कट ऑफ लिस्ट आती है कि अगर आपने इस लिस्ट, इस नंबर कट ऑफ लिस्ट से ज्यादा अगर आपने नंबर ले लिए, ठीक है, तो आपका वो पेपर क्वालिफाई है, अदरवाइज आप फेल हो गए उस पेपर में, है ना। तो यहाँ पे किसी इंडिविजुअल पर्सन का, आपका खुद का, आपके खुद का रिजल्ट एक फिक्स डोमेन से कंपेयर किया जाता है, एक डोमेन अरेंज कर दी जाती है स्कूल वालों के लिए कि अगर 30% से ज्यादा नंबर है तो आप पास, अगर 30% से कम नंबर है तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। मतलब किसी एक पर्सन को अपना, अपने प्रोग्राम में सफल, भाई वो फेल हुआ है पास हुआ है, किस चीज पे डिपेंड करेगा, जो भी आपकी बॉडी है, स्कूल है या यूजीसी नेट है, जो भी ब्रांच है जिसने वो डोमेन फिक्स की हुई है, ठीक है। अगर देखो आपके अगर 70% नंबर 70 नंबर आ जाते हैं और आपको पेपर क्लियर करने के लिए चाहिए थे 50 नंबर, ठीक है, और आपके नंबर आ गए 70, तो इससे क्या पता चलता है कि 50 नंबर का क्राइटेरिया था, जिसके 50 से ज्यादा आएंगे वो पास हो जाएगा, 50 से कम वाला फेल हो जाएगा। आपके आ गए 51 तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, और जिसके 49 आए हैं वो क्या हो जाएगा, फेल। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया का यहाँ पे ना याद इस तरीके से रखो, क्राइटेरिया यहाँ पे एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने % नंबर लेने हैं, उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, आपका इंडिविजुअल खुद का कंपैरिजन होता है यहाँ पे एक फिक्स चीज से, ये याद रखना, क्राइटेरिया से याद रख लेना, क्राइटेरियन से याद रख लेना कि क्राइटेरिया होता है, एक नंबर फिक्स होते हैं यहाँ पे, यूजीसी नेट का एग्जांपल याद रख लेना, ठीक है। और नॉन रेफरेंस में क्या होता है, नॉन के अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें ना, इसमें आपकी परफॉर्मेंस किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर की जाती है, दूसरे के टेस्ट से कंपैरिजन किया जाता है। जैसे समझाती हूँ मैं आपको, जैसे ये बोल दिया कि जो एग्जाम्पल देखो, आप केवीएस मैदान में एक एग्जाम्पल लिखा होगा,
अमित स्टूड थर्ड इन मैथमेटिक्स। अमित नाम का एक लड़का था, वो मैथमेटिक्स में तीसरे नंबर पे आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया अमित का क्लास के बच्चों के साथ कि वो क्लास में कितने नंबर पे आया है, तीसरे नंबर पे आया मैथमेटिक्स के टेस्ट में। ऐसे यूजीसी नेट में करते हैं ना कि जीआरएफ में आप कौन सी पोजीशन पे आए हो, थर्ड नंबर पे आए हो, आपने ऑल इंडिया में सेकंड रैंक हासिल की है। वहां पे वो हो जाता है जब आपका किसी के साथ कंपैरिजन किया जाता है, किसी चीज को कंपेयर करके आपकी पोजीशन निकाली जाती है। ठीक है, तो वहां पे आते हैं नॉन, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता, जैसे इसमें तो कुछ फिक्स था, इसमें फिक्स नहीं होता। इसमें ये होता है कि आप क्लास में, अगर मान लो एक क्लास में ना बच्चों के नंबर एक बच्चे का ना 50 में से आए 12 नंबर, एक के आए 14 नंबर, एक के आए 15, चाहे वो फेल ही क्यों ना हो गए हो। ठीक है, लेकिन आप क्या बोलोगे कि अमित क्लास में फर्स्ट नंबर पे आया है, सेकंड नंबर पे आया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे फेल हुआ है या सेकंड पास लगा लो, 11 वाला पास होता होगा तो दूसरे नंबर पे क्या आया क्लास में, लेकिन एक्चुअल में वो दूसरा नंबर ज्यादा नंबर थोड़ा है ना, 14 नंबर को ज्यादा होते 50 में से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि आपको किसी एक पर्सन को किसी दूसरी चीजों के साथ, वो ग्रुप भी हो सकता है या कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, उसके साथ कंपेयर करके आपकी पोजीशन निकाली जाती है। समझ आई आपको ये बात? बहुत जरूरी है ये, बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। समझ आया? हाँ जी बोलो। Yes मैम, yes मैम। चलो ठीक आ है, गया मैं। चलो। मैम ये तो जाओ। इजी था। हाँ ये इजी था क्योंकि मैंने इजी तरीके से बता दिया, अगर मैं नहीं यस मैम बताती और आप देखने, डायरेक्ट यस बुक। मैम, यस मैम देखने में नहीं लग रहा था कि इतना इजी होगा। हाँ हाँ, ये तो भी बोलती हूँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं। एक अच्छा टीचर हो ना तो आपको सारी चीजें आसान लगती है, और अगर वही कोई कॉम्प्लिकेटेड राइट मैम। बता दे तो चीजें मुश्किल दिखाई देती है। हाँ जी, देखो नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान है। पर्पस के बेस पे, ये तो देखो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट तो उसके अंदर भी आया था, लेकिन ये यहाँ पे भी इंक्लूड होता है, इसके अंदर भी एक पार्ट है डायग्नोस्टिक। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मतलब दोनों का सेम ही है, वहां पे भी यही था, यहाँ पे भी यही था। यहाँ पे बस ये फर्क है कि ये स्टार्टिंग में भी किया जा सकता है डायग्नोस करने के लिए। बच्चों ये किसी कोर्स में कोई दिक्कत आ रही हो उस दौरान, या स्टार्टिंग में ही लर्नर की प्रॉब्लम को जानने के लिए कि भाई आपको स्टार्टिंग में क्या दिक्कत है। ध्यान देना, मेरी बात सुनना, जो आपने ये किए थे ना फॉर्मेटिव प्लेसमेंट, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से कुछ कुछ हद तक रिलेट करते हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग है बस। जो आपका सबसे पहले वाला टेस्ट था सेकंड के अंदर प्लेसमेंट था। प्लेसमेंट आप क्लास में एंट्री के दौरान करते हो कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज कहाँ कैसी है, लेकिन इसके अंदर भी कर सकते हो आप, डायग्नोस्टिक के अंदर भी कर सकते हो यही चीज, कि क्लास में आपने एंट्री की और आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा और आप पता लगाते हो कि उसको उस फील्ड में कितनी नॉलेज है और किस फील्ड के अंदर उसकी कमी है, वीक किस फील्ड में है, वो डायग्नोस करने का काम। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये एप्टीट्यूड मतलब ये बताता है किसी बच्चे का पोटेंशियल देखने के लिए, टैलेंट देखने के लिए। अब क्लास में पता है क्या कर दे, टीचर बोल देता है कि भाई किसी बच्चे को देख के आप 2-3 बच्चे खड़े हो जाओ और आपको डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, फिर या वो बोलता है कि आप मेरे को डांस करके दिखाओ, तो वो ये देख रहे हैं कि आपका डांस जो स्किल है उसके अंदर आपका पोटेंशियल, आपका टैलेंट कितना है। ये हेल्प करते हैं किसी के पोटेंशियल टैलेंट को या किसी स्पेशल क्वालिटी को परखने के लिए कि उसके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है, उसको जांच पड़ताल करने के लिए इस एप्टीट्यूड टेस्ट को यूज किया जाता है। ओवरऑल अगर शॉर्टकट में समझे तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या आता है, जो हेल्प करता है आपका पोटेंशियल टैलेंट, ठीक है, इन सब चीजों को पता लगाने के लिए। अचीवमेंट टेस्ट, कि भाई आपने अपना ऑब्जेक्टिव कहाँ तक अचीव कर लिया। जब आपने कोई टॉपिक पूरा कर लिया उसके बाद जो टेस्ट होगा वो एक अचीवमेंट टेस्ट भी कहलाता है, किसमें आप ये देखते हो कि आपने उस ऑब्जेक्टिव को कहाँ किस हद तक पूरा किया है, कितनी अचीव आपने उसके अंदर कर लिया। 70 टॉपिक थे, अगर आपके 60 टॉपिक के अंदर पकड़ अच्छी है तो आपने बहुत अच्छा अचीव कर लिया। एक आधा टॉपिक तो रह जाता है कि आपको ना समझ आए, दोबारा समझोगे तो समझ आ जाएगा। तो अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आती है बच्चों ये चीज। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेंसी टेस्ट। प्रोफेंसी टेस्ट मतलब ये आपकी एबिलिटी बताता है कि एक टाइम में, किसी भी टाइम पे मान लो कोई बच्चे क्या होते हैं, देखो
एक बच्चा है जो, दो बच्चे, तीन बच्चे रेस कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, तो एक बच्चा को क्या पता है 1 किलोमीटर की रेस में जाके थक जाए, उसकी स्पीड कम हो जाए, दूसरा वही बच्चा 2 किलोमीटर तक भागे जा रहा है, थका नहीं, एक बच्चा बिल्कुल ही 3-4 किलोमीटर तक भाग रहा है। ठीक है, तो एक ही टाइम पे, उसी टाइम पे हमने पता किया कि उस बच्चे, किस बच्चे के अंदर एबिलिटी ज्यादा है, एक तरीके से स्टेमिना ज्यादा है, कौन अपने एम को अच्छे से, ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेमिना के साथ, ज्यादा एबिलिटी के साथ पूरा कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेंसी टेस्ट, जो किसी की एबिलिटी के बारे में बताता है। किस चीज के बारे में बताता है? एबिलिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रोफेंसी टेस्ट। अब अपना लास्ट टाइप रहता है इवेलुएशन का, लास्ट क्या है आपका, मैं बताती हूँ। मैम एप्टीट्यूड अरे एक बार अरे, हाँ बता जी, दीजिए, डायग्नोस्टिक और हाँ हाँ मैम ये बता दीजिए ना, जैसे ये बताइए अचीवमेंट वाला एबिलिटी, इसी तरह वन वर्ड में। हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने आगे स्लाइड देख ही नहीं रही, मैं देखो यहाँ पे लिखी हुई चीजें, मेरे को लगा सिर्फ ऐसे ही है। देखो, डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप क्या करते हो, हेल्प करता है एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए, एरिया ऑफ लर्निंग। ठीक है भाई, जिसके अंदर लर्नर को क्या जरूरत है, रेमेडियल कोर्स, मतलब कुछ ना कुछ आपको उसमें, रेमेडियल मतलब आपको उसमें कुछ ना कुछ उपचार की जरूरत है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको उसमें एक्स्ट्रा चाहिए ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये सब टेस्ट भी हो सकते हैं किसी सब एरिया के, जो भी आप टेस्ट लेते हो। मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में एक चैप्टर, 6 चैप्टर में से एक चैप्टर का जो टेस्ट लिया, फिर मैंने आपको पता लगाया कि आपको किस एरिया में दिक्कत आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट देखो बच्चों, एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली सर्व अ प्रिडिक्टिव फंक्शन, दे हेल्प अस इन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल टैलेंट। देखो किस चीज में हेल्प करता है ये टेस्ट, आपका टैलेंट बताने में, आपका किस फील्ड के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आपको दो तीन चीजें मैंने दे दी, एक बच्चे को मैंने बोला कि तू, एक ही बच्चे को पेंटिंग में भी पार्टिसिपेट कर, डांस में कर और सिंगिंग में कर। ठीक है, अब मैं फिर देखती हूँ कि वो किस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका इस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसमें ज्यादा अच्छे से कर पा रहा है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि किसी के अंदर टैलेंट कितना है, कितना पोटेंशियल है, उसको किस चीज का, उसके अंदर क्या स्पेशल है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है ना, कोई किसी फील्ड में ज्यादा अच्छा होता है, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है। अचीवमेंट टेस्ट, देखो अचीवमेंट टेस्ट में ना, जो एम करता है, ये मेजर करने के लिए द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स, कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव, जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव था वो कितना पूरा कर लिया। ये हो सकता है एंड ऑफ कोर्स एग्जाम के एंड में भी आप करवा सकते हो। ठीक है, जो हमारे फाइनल, अब मैं बोल रही हूँ ना, जो सेकंड वाला हमने किया था ना, प्लेसमेंट किया, फॉर्मेटिव किया, ठीक है, दो और हमने किए थे, ये उन सबसे रिलेटेड है, बस नाम अलग अलग दे दिए। समेटिव इवेलुएशन नहीं किया था हमने, अभी समेटिव की तरह ही तो है अचीवमेंट भी, ये भी लास्ट में कर सकते हैं हम एग्जाम के, कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को कितना पूरा किया, और समेटिव में भी यही था, बस नाम अलग अलग है। देखो, प्रोफेंसी में क्या था, प्रोफेंसी में ये था कि ये आपकी एबिलिटी बताता है, कि ये टेस्ट करता है, इन परीक्षणों का उद्देश्य है एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति की सामान्य विशेषता या सामान्य क्षमता का आंकलन करना होता है, कि भाई आपके अंदर कितना एबिलिटी है, आपके अंदर कितनी प्रोफेंसी है। ठीक है, कि आप ये काम कर सकते हो, वही मैंने रेस वाला एग्जांपल दिया। उनका दायरा एक उचित अपवाद द्वारा नियंत्रित होता है, भी कोई ना कोई टेस्ट होगा, जैसे मैट्रिक होगा या स्नातक होगा, जो भी आप एग्जाम देते हो किसी भी तरीके के, लाइक ग्रेजुएट। ठीक है, ये आपकी एबिलिटी बताते हैं, ये मतलब ये भी मत समझना यहाँ पे वो एग्जाम्पल की याद रख लेना, कि भाई आप, कि बस एबिलिटी बताने के लिए कि आपकी जनरल एबिलिटी कितनी है, आप कितना काम। कोई तो बच्चा होता है कि लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चीजों को याद कर लेता है, कोई थोड़ा कमजोर होता है जो याद नहीं कर पाता। ठीक है, प्रोफेंसी टेस्ट होता है, समझ लेना, आ गया समझ आपको, कुछ और पूछना है? चलो ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन। ग्रेड के थ्रू भी आप क्या करते हो,
इवेल्युएशन की प्रोसेस को करते हो। ग्रेड दो टाइप के होते हैं बच्चों। ग्रेड का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रेड ना लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है स्टेप। ठीक है, तो इन एजुकेशनल मेजरमेंट ग्रेडिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स टू कम्युनिकेट द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। देखो एक बात बताओ मेरे को, इसके ना प्लस पॉइंट भी है और ड्रॉबैक भी है। प्लस पॉइंट क्या होता है कि बच्चा एक एक नंबर से ना पेपर पास होने से रह जाता है। जैसे मान लो अगर किसी को पास होने के लिए 50 नंबर की जरूरत थी, उसके 51 नंबर आ गए तो वो तो पास माना जाएगा। लेकिन अगर एक बच्चे के 49 आए हैं, सिर्फ एक नंबर की वजह से वो फेल हो जाता है। ठीक है, क्या पता क्या रीजन रहा उसका, एक नंबर कहाँ कट गया हो, तो उसका पूरा साल खराब हो जाएगा इस एक नंबर की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेड सिस्टम लाया गया। ग्रेड के अंदर क्या होता है कि 10-10 नंबरों की एक ग्रेड बनाई जाती है। जैसे मैं आपको आगे दिखाती हूँ, देखो जैसे ग्रेड ना कुछ इस तरीके से डिसाइड करते हैं। ये तो ग्रेड पॉइंट है, नंबरों के बेस पे कर लेते हैं। तो अगर हम ऐसे लगा लो, 30 से अगर कम है और 30 से कम तो फेल, अगर 30 से 40 के बीच में है तो यहाँ पे ना 10-10 बच्चों का एक नंबर, यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि एक नंबर के बेस पे किसी को फेल या पास नहीं डिक्लेयर करते। यहाँ पे 30 से 40 वाले बच्चों को डी ग्रेड मिलेगी, फिर उसको डी प्लस मिलेगा। उससे ज्यादा नंबर 10-10 नंबरों का गैप लेके चलते हैं, 10 से 50, 50 से 60। ठीक है, अभी हम करेंगे इसको, समझेंगे। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना, तो वो क्या दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट ग्रेड, एक होता है नॉन डायरेक्ट ग्रेड। नॉन डायरेक्ट ग्रेड के अंदर क्या आता है? ऑब्सोल्यूट ग्रेडिंग और रिलेटिव ग्रेडिंग आता है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे अभी। पहले आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बोर तो नहीं हो रहे? हाँ मैम। आ रही है। बोर नहीं होना? सब राजी खुशी ना? फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? मैसेज देख नहीं पा रही ना मैं आपके, मेरे को बताओ अभी। मैम सही है मैम। ओके, बाकी कहाँ गए? 2-3 बच्चे ही जवाब दे रहे हैं। मैम हम हैं सब। फर्स्ट क्लास संग। चल रहा है मैम। मैम आपको जुकाम हो गया ना? हाँ, मेरे को फीवर कोल्ड हो रखा है। मैम सैम मुझे भी हो गया है कल से। ये वायरल चला होगा इसमें। हाँ जी, ऐसे ही, क्या बताएं, है ना, मौसम ही ऐसा है थोड़ा सा। ठीक है, अब सब आप एक्टिव हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो फिर अब शुरू करते हैं। टाइप ऑफ ग्रेडिंग की बात करते हैं। डायरेक्ट ग्रेड होता है, इनडायरेक्ट ग्रेड होता है। देखो, डायरेक्ट ग्रेड के अंदर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्ट ग्रेड द परफॉर्मेंस, इसके अंदर क्या होता है, इसमें ना पहले पता क्या करते हैं, क्या होता है कि पहले आपको नंबर दिए जाते हैं कि आपके ना इतने नंबर आए। नॉर्मली क्या होता है हमारे स्कूलों में, 50 में से 40 नंबर आए, 30 नंबर आए, ये पहले नंबर बता दिए जाते हैं, फिर उसको ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि आप ए प्लस में हो, या ए के अंदर हो, या बी प्लस, सी प्लस, ऐसे प्लस के अंदर हो आप। ठीक है, ये तो हो गया कि नंबर बताए फिर ग्रेड दिया, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन डायरेक्ट ग्रेड में क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्ट आपको ग्रेड दे दिए जाते हैं कि ए प्लस। अब आपको ये नहीं पता ए प्लस में, ए प्लस मान लो अगर 80 से 90 के बीच में नंबरों को बोलते हैं हम, तो हमें ये नहीं पता कि हमारे 80 नंबर है या 81 आए या 85 आए या 89 आए, है ना, या 90 आए हुए हैं। हमें इस चीज का नहीं पता होता, हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि ए प्लस है। तो इससे ना हमें क्लैरिटी नहीं मिलती कि भाई हमें एक्चुअल में हमने कितना स्कोर किया है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ग्रेड। डायरेक्ट ग्रेड मतलब डायरेक्ट बस सिर्फ नंबर ना दे के क्या दे दिया जाता है आपको, ग्रेड मेंशन किए जाते हैं क्वालिटेटिव टर्म्स में। अगर नंबर आ गए तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा, नंबर आ गए तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट ग्रेड दे दिया तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एडवांटेज तो क्या होती है कि भाई इससे ना आप एक एक दो दो नंबरों से फेल होने से बच जाते हो। ठीक है, और थोड़ा सा अभी एक 89 वाले बच्चे को भी ए प्लस मिला हुआ है और 80 वाले बच्चे को भी ए प्लस मिला हुआ है, तो थोड़ा सा ही हो जाता है बच्चों के अंदर ना ऐसी भावनाहीन भावना ही नहीं आती। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, पारदर्शिता का अभाव हो जाता है कि हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता
कि हमारे नंबर कितने हैं, इसके और मेरे नंबरों में कितना फर्क है, ताकि मैं कितना अपने नंबरों में या अपनी लर्निंग में कितना वो करूं, बेटर लेके आऊं, अच्छा करूं, कि मेरे को और ज्यादा परफेक्ट हो जाऊंगा इस चीज में ना, और अच्छे नंबर आता है मेरे। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमारे नंबर कितने हैं। अगर किसी का बी है, किसी का बी प्लस है, तो क्लैरिटी नहीं रहती ना। ये तो पता है बी ग्रेड होता है, वो 60 से 70 वालों के बीच में होता है, लेकिन ये नहीं पता कि 60 से 70 के बीच में मेरे नंबर कितने हैं, मैं 60 पे आता हूँ या 60.5 आए हैं या 69.8 आए हैं, कितने नंबर आए हैं मेरे। तो फिर इस डायरेक्ट ग्रेड के बाद फिर क्या आया, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग आया। इनडायरेक्ट ग्रेड के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको नंबर दिए जाते हैं, आपको आपके नंबर बता दिए जाते हैं, फिर उनको किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेटर ग्रेड के अंदर। ये ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, इसके अंदर हम अच्छे से समझ पाते हैं चीजों की। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहती है। अब इसके भी दो पार्ट आते हैं, एक होता है ऑब्सोल्यूट ग्रेड, एक होता है रिलेटिव ग्रेड। इसमें क्या है, ये एक पुराना मेथड है, उसका भी नया वर्जन आया, रिलेटिव ग्रेडिंग। इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ नंबर इनटू द ग्रेड। डायरेक्ट किसमें कन्वर्जन, आपके जितने भी नंबर आए उनको ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मान लो द स्टूडेंट इनटू द 5 ग्रुप, एक को रखा जिसके 75% से ज्यादा थे या 75% थे, उसको तो हमने रखा डिस्टेंस में। ठीक है, एक जो फर्स्ट डिवीजन में हमें रखा 60% और 75% से कम नंबर थे, वो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएगा। जिसके 45 और 60% से कम, 45 से ज्यादा 60% से कम थे, सेकंड डिवीजन में। तो इस तरीके से अब जिसके 33% से भी कम है, वो अनसेटिस्फैक्ट्री आ गया। ठीक है, तो ये होता है ऑब्सोल्यूट ग्रेड की, जिसमें आपको बस सिर्फ बता दिया जाता है इतने परसेंट लोगे तो आप इस ग्रेड में आ जाओगे, इस डिवीजन के अंदर आ जाओगे। लेकिन समझो रिलेटिव ग्रेड में क्या है। रिलेटिव ग्रेडिंग इज जनरली यूज्ड इन द पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन मतलब जो हम, जैसे हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम है, पब्लिक स्कूल लेवल पे नहीं देते, बड़े लेवल पे, जिसमें बहुत अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग अलग स्कूल से, इन सब जगह से। ठीक है, द ग्रेड ऑफ सिस्टम इज डिसाइडेड नॉट बाय हर परफॉर्मेंस, सिर्फ उसकी अकेली परफॉर्मेंस से डिसाइड नहीं होता, ओ सॉरी, अलोंग रैदर द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप। हाँ, यहाँ पे होता है ग्रुप की परफॉर्मेंस। रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है कि एक अकेले बच्चे की परफॉर्मेंस को देख के ग्रेड नहीं दिए जाते, उस पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को ग्रेड दिए जाते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन में यही आता है। ये वाला एग्जांपल मत लेना यूजीसी नेट वगैरह, यहाँ पे तो हम अपने इंडिविजुअल स्कोर गिनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझना कि जिसमें ग्रुप के अंदर बच्चों का बताया जाता है कि इस ग्रुप ने इतना स्कोर किया है, इस ग्रुप ने इतना स्कोर किया है, ग्रुप में बना दिए जाते हैं और ग्रुप अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि यहाँ पे इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग। ग्रेड ऑफ स्टूडेंट डिसाइड नॉट बाय हर परफॉर्मेंस अलोन, केवल उसकी अकेले की परफॉर्मेंस से नहीं, rather the performance of ग्रुप के परफॉर्मेंस के साथ हमें बताते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्रेडिंग इज नोन एज अ ग्रेडिंग ऑन द कर्व, ये भी नाम बोलते हैं इसके। तो ये कुछ देख लेना, ये लेटर ग्रेड है। मैम इसका एग्जांपल क्या हुआ ग्रुप परफॉर्मेंस, इसका रिलेटिव ग्रेडिंग का? जैसे अपने स्कूलों में या पब्लिक में वो होता है ना, एक ग्रुप कंपटीशन होता है, क्विज का कंपटीशन हो गया। ठीक है, ग्रुप में बच्चे आंसर देते हैं, उसमें अकेले बच्चे के आंसर पे ग्रेड नहीं दिए जाते, टीम बना के जो काम होते हैं। अच्छा मैम जो प्रेजेंटेशन करते हैं जैसे बच्चे, तो उसके अभी तो ये हो सकता है ग्रुप वाला। हाँ बिल्कुल, ग्रुप वाला हो सकता है। तो ये मैम किसी भी फील्ड में हो सकता है ना, जैसे कि अगर हम हाँ, जैसे हाँ। स्पोर्ट्स की फील्ड होती है कि स्पोर्ट्स और थ्योरी बेसिस दोनों में हो जाएगा ना इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी भी फील्ड में हो सकता है। ये इवैल्यूएशन की प्रोसेस हर जगह चलती है ना, हर फील्ड में चलती है। मैनेजमेंट में हम हर जगह अपने आप को चेक करते हैं। कोई अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, किसी चीज की दुकान है, तो वो जज करेगा अपने आप को कि मेरी इस महीने इतनी कमाई थी, इस महीने मेरी कमाई कम हुई है, क्या रीजन रहा इसका कम होने का। तो वो हर कोई पर्सन हर फील्ड में अपने आप को क्या करता है, परखता है, जानता है, कमी देखता है, या क्या ऐसी मैं सुधार करूं कि मैं और ज्यादा प्रोग्रेस कर पाऊं। तो जो इवैल्यूएशन की प्रोसेस होती है वो हर जगह होती है। तो ये रिलेटिव ग्रेडिंग भी हम किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं, क्योंकि है तो इवैल्यूएशन प्रोसेस का ही सिस्टम ना, जहाँ पे ग्रेड दिए जाते हो।
यहाँ पे ग्रेड से नंबर दिए जाते हैं, ग्रेड मायने रखते हैं। अगर कहीं पे ग्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है, ग्रेड उनने अपना ग्रेड रखा ही नहीं कि हम ग्रेड देंगे ही नहीं, सिर्फ नंबर देते हैं, एक क्वेश्चन ठीक किया तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम नहीं लगेगा जहाँ पे ग्रेड मेंशन की जाती है। ठीक है, ठीक। ये आपके ना टाइप ऑफ इवेलुएशन थे। यहाँ पे आपके टाइप खत्म हो जाते हैं। इनको अच्छे से बुक से पढ़ना और फिर कल मुझसे दोबारा समझना, कोई दिक्कत आएगा आप लोगों को। उसके बाद आते हैं आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीएसई। ठीक है, टाइम क्या होगा मैं आपको बताने में। हम 8:23 हो रहे हैं। 8:23 हो गए, कल ही होगा फिर ये टॉपिक तो। सीबीसीएस तो हमारे कॉलेज का कोर्स था। सीबीएसई तुम्हारे कॉलेज के कोर्स के अंदर था, सीबीएसई चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अच्छा, पता नहीं उस टाइम पे कॉलेज में सर्टेन चीजें बदल गई। अरे ये तो वो है अभी जो हमारे गवर्नमेंट ने लगाया ना चॉइस, हम पहले He's talking about CBSE. सीबीएसई तो मैम 12th में हो गया ना वो तो। हाँ, तो मैं वही तो बोल रही हूँ सीबीएसई के बारे में। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे कॉलेज में सीबीएसई कैसे हो गए कोर्स। कॉलेज में कहा, तो 12th में होगा ना, सीबीएसई तो सेंट्रल बोर्ड वाला। अच्छा हाँ, तो ये बोर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सिस्टम एक बोर्ड होता है, अब बोर्ड जो सिस्टम को लागू करता है ना उसका नाम रखा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब आज बच्चों को चॉइस दी जाती है हर आप में। अब देखो हमें चॉइस मिली हुई है ना, कोई बच्चे मास्टर्स के, कोई आर्ट्स के है, ठीक है, कोई मेडिकल से है, कोई नॉन मेडिकल से थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी। लेकिन आज वो कोई भी किसी भी फील्ड में, देखो आर्ट्स जिसने ग्रेजुएशन आर्ट्स से की थी वो दूसरे फील्ड में भी जाके अपना कोर्स कर सकते हैं जो उसके फील्ड से रिलेटेड ना हो। अब मैं नॉन मेडिकल से मैंने ग्रेजुएशन की थी। हाँ जी, अब स्कूलों में भी ऐसे कर दिया। स्कूलों में भी क्या कर दिया अब कि मान लो अगर आप मेडिकल साइड से हो, नॉन मेडिकल से हो, तो आपको कुछ एक पेपर ऐसा दे दिया आपको कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो। और अब तो और भी ज्यादा कर दिया कि बच्चे अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टॉपिक्स, कि उनको किस किस कुछ एक तो फिक्स होंगे कि +1 में ये चीज तो आपकी फिक्स होगी 2 या 3 सब्जेक्ट, बाकी 2-3 सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस दे दी गई हमें, पहले चॉइस नहीं होती थी। पहले तो सिर्फ आपको जिस एरिया में हो ना आप उस एरिया से रिलेटेड ही आपको चीजें करनी होती थी, लेकिन अब आप मल्टीपल एरिया के अंदर जा सकते हो। जैसे अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी ने भी अब कितना इम्प्रूवमेंट किया है कि अभी क्या बोल दिया कि एक डिग्री अगर आपकी चल रही है तो आप साथ में दूसरी डिग्री कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन के अंदर। हाँ, तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये कुछ साल पहले आया था सीबीएसई ने जब दिया। इसके अंदर थोड़ी सी बच्चों को फ्रीडम मिली, थोड़ा सा बच्चों को ना समझने के लिए। जैसे अब आपको पता होगा ना, आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 या 2 सब्जेक्ट आपको अपनी मर्जी से लेने होते थे कि भी आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे, मल्टी वाला था। लेकिन हम इसके ड्रॉबैक भी तो बहुत है। जैसे कि हमारे कॉमर्स में था, तो हमारे कॉमर्स में जैसे कि ऑप्शन दिया गया था कि इकोनॉमिक्स जैसे एक कोर्स मेन सब्जेक्ट की तरह गिनते हैं कॉमर्स में, लेकिन ऑप्शन में दे देगा आप स्टैट्स भी ले लो, साइकोलॉजी भी ले लो। कुछ बच्चों ने साइकोलॉजी ले ली, तो बहुत टीचर कंफ्यूज हो गए कि मतलब अगर बच्चा कॉमर्स की फील्ड में है तो साइकोलॉजी वो पढ़ रहा है, तो मेन तो अगर वो अकाउंट्स की फील्ड में जाएगा साइकोलॉजी मतलब वो बच्चे पे डिपेंड। ये गवर्नमेंट ने तो अच्छे के लिए ही किया था। अब बच्चे को समझना है ना, जब वो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको वो टॉपिक लेना क्यों है, उसको पता तो होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। अगर वो साइकोलॉजी ले रहा है तो साइकोलॉजी के बारे में कुछ तो उसको पता होगा, तभी तो वो साइकोलॉजी लेने की सोच रहा होगा ना। ऐसे ही अगर हम कुछ भी ले लेंगे, हम क्यों इतने पढ़ इसीलिए तो रहे कि ताकि हम अपने डिसीजंस में कुछ अच्छा कर सकें। अगर आपको ये पता ही नहीं कि साइकोलॉजी में होता क्या है और फिर आप साइकोलॉजी ले लेते हो, फिर उस लेने के बाद आप पता करते हो कि ऐसा कुछ है, तो आपको दिक्कत आएगी। अब आपने अगर योगा में एडमिशन लिया तो पहले योगा के बारे में पता किया होगा, मास्टर्स के अंदर क्या क्या आता है क्या नहीं आता, इसका कोई स्कोप भी है कि नहीं, तभी आपने यहाँ लिया। और आप पता नहीं करते और फिर बाद में ले लेते और फिर आपको ऐसा लगता कि भाई ये तो मेरे सिस्टम से बाहर की चीजें हैं, तो फिर दिक्कत होती। तो गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे के लिए किया है। वो ये होता है कि कुछ एक देखो, हर एक पॉलिसी के ना कुछ पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एक ड्रॉबैक होती है, कुछ एक कमियां हर पॉलिसी के अंदर निकलती है। लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप वो कमी वाली साइड पे जा रहे हो
या उस पॉजिटिव साइड पे जा रहे हो, ये आप पे भी डिपेंड करता है। आप कमी वाली साइड को मत देखो, पॉजिटिव साइड पे चले जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ मैम समझ रहे हैं। ये था बस, ये टॉपिक आपका फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सीबीएसई वाला टॉपिक रहता है आपका। और एक मैं आपको बोलती हूँ, एक काम देती हूँ आपको, क्या करना है, सिलेबस और कर्रिकुलम के बीच में डिफरेंस करके लेके आना आपको तैयार। सिलेबस का सिलेबस टॉपिक और मिलेगा करिकुलम के आपको, बीच में। हाँ ठीक है, ये करके लेके आना है आपको। मैं 5th चैप्टर में शायद आपका, ये 5th का रिपोर्ट में कहाँ किसमें देखना एक बार, आया तो था, मैंने मेरी नजरों में तो था, कौन से चैप्टर में है। ये करके लेके आना, इसको पता करना बिल्कुल। 2 पॉइंट बस मैं ओवरऑल बता देती हूँ। सिलेबस छोटा होता है। सिलेबस तो आपका क्या होता है, जैसे मान लो मास्टर्स का जो पूरा का पूरा पैटर्न तैयार है, आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में क्या करोगे, सेकंड ईयर में क्या, सेकंड सेम में क्या करोगे, थर्ड सेम में क्या करोगे, फोर्थ में क्या करोगे, एक्टिविटी क्या होगी, सेमिनार कितने होंगे, कॉन्फ्रेंस, जो पूरा तरीके से पूरा पैटर्न जो तैयार किया गया है वो होता है करिकुलम। ठीक है। और एक जो आप पर सेमेस्टर पढ़ते हो उसका छोटा फॉर्म होता है सिलेबस, कि आपको इस सेमेस्टर में सिर्फ ये करना है। ठीक है। तो करिकुलम के अंदर सारी एक्टिविटीज आ जाती है, सब कुछ पूरे कोर्स का। आपका कोर्स क्या है, डिग्री लेना मास्टर्स की, उस डिग्री के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सारे करिकुलम में आएंगी, और उसका सब टॉपिक हो जाता है सिलेबस। ठीक है, ये करना है आपको। मैं एक बार स्क्रीन ऑन करती हूँ, ये फिर कल कर लेंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 10 मिनट का काम है। कल वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी सोच रही हूँ, अगर हो जाए तो कल कल ही देख लेंगे। 1 2 3 4 5 कुछ नहीं, ये पढ़ लो, चलो ये कर लेते हैं आज। चलो मेरे को बताओ, तुम बताओ, कौन बताएगा। कोर कोर्स क्या होते हैं, इलेक्टिव कोर्स क्या होते हैं, और फाउंडेशन कोर्स क्या होते हैं, ये तीनों कोर्स के बारे में बताओ। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देख के ही बता सकते हो जिसको समझ आए। चलो कोई भी बताओ, मेरे को फटाफट बताओ। मैम कोर इलेक्टिव का खाली, तो जैसे कि मैंने कॉलेज में बताया था ना, सीबीसीएस में था, तो जो ऑप्शन हमें दिए गए थे ना, तो वो इलेक्टिव कोर्सेज के अंडर में थे कि ये कोर्स इनको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जैसे कोर्स जो कोर कोर्स है, कोर में मतलब ये था कि ये तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इलेक्टिव में मतलब चॉइस है कि आप ये करो या फिर वो करो। हाँ, कोई और? अब मैं बताना चाहती हूँ। मैम ये जैसे मैम, अच्छा ठीक, बोलो। हेलो, मैं ये बताना हाँ जी चाहती हूँ जी। कि कोर्स ये होता है कि हमको ये जो मेन सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो उसके लिए जो भी मेन सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट की जो है वो है कोर सब्जेक्ट। और इलेक्टिव सब्जेक्ट ये होता है, इलेक्टिव कोर्स वो होता है जो हमको चूज करना पड़ता है। इस पढ़ाई को सीखने के लिए कुछ और भी हम जान सकते हैं, और वो हमारी चॉइसेस की अकॉर्डिंग होता है। लेकिन कोर कोर्स को हमको जो सब्जेक्ट के हम कोर्स करते हैं उसको करना ही करना होता है, ये हमारे लिए मैंडेटरी होता है। ओके ओके स्नेहा जी, ठीक है, आप सभी ठीक बोल रहे हो कि कोर्स वर्क क्या होता है, कंपलसरी होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आपके 3 सब्जेक्ट है, ये तो इस कोर्स में आएंगे। उसके बाद आपको 10-15 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, पेपर दिए जाते हैं कि इनमें से आप कोई भी पेपर सिलेक्ट कर लो। वो आते हैं इलेक्टिव कोर्स में, कि आप मैम बहुत सारे जैसे कि पेपरों में से। मैम जो हाँ ऑनर्स जी। में कराया जाता है वो तो इलेक्टिव में ही आता है ना, इलेक्टिव में। ऑनर्स का मेरे को ना आइडिया नहीं, अपने फील्ड में ले लो ना। जैसे योगा के अंदर, योगा में आपके टॉपिक 5 सब्जेक्ट तो फिक्स थे, उसके अलावा आपको एक टॉपिक और आप एक्स्ट्रा पेपर देते हो, ह्यूमन वैल्यूज का पेपर देते हो। ठीक है, या मोरल वैल्यू से रिलेटेड कोई भी एक पेपर आपका एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, जो आप खुद पसंद करते हो कि आपको क्या लेना है। कई बार यूनिवर्सिटी वाले दे भी देते हैं कि ये एक्स्ट्रा पेपर है, आपको इसको देना है, या आप अपने आप से भी चूज कर सकते हैं। सेमेस्टर में हमारे इन्वायरमेंटल साइंस था, हमारे कॉमर्स को लेन देना तो नहीं है, बट इन्वायरमेंटल साइंस हमारा एज सब्जेक्ट है, तो उसमें खाली पास होना था। नंबर इतने मतलब मैटर हाँ नहीं हाँ कर रहे थे। हाँ, क्योंकि वो एक आपके कोर्स ने आपने चूज किया है खुद, उससे ज्यादातर मायने करते हैं कोर वाले के। ठीक है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं हम फाउंडेशन कोर्स की। फाउंडेशन कोर्स भी 2 तरीके से हो सकते हैं।
एक कंपलसरी फाउंडेशन हो सकता है, एक इलेक्टिव फाउंडेशन हो सकता है। कंपलसरी फाउंडेशन कोर्स आर द कोर्स बेस्ड ऑन अपॉन द कंटेंट दैट लीड टू नॉलेज एनहेंसमेंट, जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए। ठीक है, वो जो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो वो होगा आपका कंपलसरी फाउंडेशन के अंदर आएगा। दे आर, ये आपके लिए, सबके लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये करना ही करना है। ये बस वही बात आ गई फाउंडेशन कोर्स के अंदर, जैसे आपने उसमें किया था ना इलेक्टिव के अंदर। इलेक्टिव फाउंडेशन कोर्स होते हैं वैल्यू बेस्ड या आर एम एट मैन मेकिंग एजुकेशन, जिसका कि भाई आपको कुछ ना कुछ बस सीखना है। ये उसी तरीके की बात आ गई फाउंडेशन, ये कोई अलग, ये अलग से नहीं है, ये इनसे अलग कोर्स और इलेक्टिव कोर्स से अलग नहीं है। ये बस एक नाम देती दो अलग से कि फाउंडेशन कोर्स बोल, एक या तो आप फाउंडेशन कोर्स बोल लो या आप क्या बोल लो, कोर कोर्स बोल लो। ठीक है, और इलेक्टिव बोल लो या फिर क्या बोल लो, इलेक्टिव फाउंडेशन कोर्स बोल लो, दोनों में बात एक ही है। मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, बताना कोई भी एक। उषा जी बताना, आप जुड़े हुए क्या आज वो? मैम मैं दिखाई तो दे रहे फाउंडेशन कोर्स पहली बार ही सुना है। फाउंडेशन कोर्स जैसे हमने अभी कोर कोर्स बोला ना, उसी का नाम रख देते हैं, कई जगह पे फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं उसी को। ठीक है, जो आपके लिए कंपलसरी होता है करना, कि आपका फाउंडेशन है ये तो आपको करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे पीएचडी के अंदर ठीक है। स्टार्टिंग का जो फेज होता है 6 महीने आपकी जो क्लासेस लगती है, हाँ, वो फाउंडेशन अच्छा अच्छा, कोर्स हाँ वो होता है आपका। कंपल्सरी है। हाँ कंपलसरी होता है। और इलेक्टिव फाउंडेशन कोर्स होता है, ये वैल्यू बेस होता है, जो आप अपने किसी भी तरीके से अपनी एजुकेशन के अंदर कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये कोर्स था, ये भी चलो हमने आज कर लिया टॉपिक, कल का काम और भी कम हो गया आपका। फिर भी मैं आपको एक काम और देती हूँ, मेरे को भी लिटिल बिट सा डाउट है फाउंडेशन कोर्स में। कल सच्ची बता रही हूँ सीरियसली, अगर कल आपने मेरे को ये काम नहीं करके दिया ना, दिखाया ना, फिर देख लेना आप सब कि आप मेरे को इनके बीच में डिफरेंस बताओगे। एक बार अच्छे से देख के आना कि इलेक्टिव कोर्स या फाउंडेशन कोर्स, या मैंने जो बताया वही बात बोल रहे हैं सभी, या कुछ अलग है फाउंडेशन कोर्स में। ठीक है, ठीक है मैम। ये देख के आना है आपको एक बार। वैसे तो यही बात है, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए पता करेंगे कि वो ठीक से है। तो कम कर देंगे। हाँ जी, चलो मैं स्क्रीन ऑन करती हूँ, बस इतना बहुत आज के लिए। हाँ जी, पहले तो यही पता करना कि फाउंडेशन कोर्स क्या होता है। नहीं, तीनों में डिफरेंस नहीं, सिर्फ ये पता करना कि फाउंडेशन कोर्स किसके अंदर आता है। ठीक है, फिर देखना फाउंडेशन और कोर कोर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो फिर चैंटिंग करें। स्नेहा जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो आप। मैम एक चीज और पूछनी थी मैम, वो